नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं। आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का, जो आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था हल और हलंत। दोस्तों, इससे आगे हम पढ़ते हैं वर्ण विचार में ही स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। जैसे दोस्तों देखिए, स्वर कैसे कहते हैं? जैसे ए, आ, ई, जैसे इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हो रही, स्वतंत्र रूप से हवा बाहर निकल रही है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे दूसरी परिभाषा इसकी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली वायु वाग यंत्र, वाग धन यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाती है। वाक यंत्र किसे कहते हैं? जैसे वाग यंत्र का मतलब होता है वाक, वाक यानी वाणी, यंत्र यानी साधन, वाणी का साधन। वाणी के साधन जैसे उसके अवयव कौन कौन से होते हैं? उसके अवयव एक तो होते हैं जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको वाक यंत्र कहते हैं। और इनको स्पर्श किए बिना, जैसे हम जैसे ये स्वर और व्यंजन की परिभाषा में नहीं का ही अंतर है। अगर स्पर्श करती है तो वो व्यंजन की परिभाषा है, और अगर वायु स्पर्श नहीं करती है तो वो स्वर की परिभाषा है। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है हिंदी व्याकरण में। और जैसे ये ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, री है, जो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में माना जाता है। हालांकि ये तत्सम स्वर है, ये संस्कृत में भी माना जाता है। जैसे घृत, घृत लिखते हैं हम, गृह लिखते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो तत्सम शब्द में, जैसे ये री है ना, जिस शब्द में आ जाए तो वो तत्सम शब्द होगा। तत्सम और तद्भव हम आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों, मात्राओं की संख्या 10 होती है, एक की कोई मात्रा नहीं मानी जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और बाकी सभी की मात्रा होती है। जैसे नोट लगा के मैंने लिख दिया मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि एक की कोई मात्रा नहीं होती। अब दोस्तों, स्वर पढ़ लिया हमने, व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता होती है, अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है तो वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती। एक परिभाषा ये भी बोल सकते हैं। अब व्यंजनों की संख्या देखिए 33 होती है। अब व्यंजनों की संख्या हमने 33 मान ली, तो पहले के से मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। दोस्तों, अगर स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में अंतर है। स्पर्शी व्यंजन वे होते हैं, स्पर्शी व्यंजन दोस्तों 16 ही होते हैं, और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अगर इनमें से हमने पंचम वर्ण जैसे अंगे, य, अणे, न और मैं को, मैं और च, छ, जे, इनको निकाल दिया जाए, च, छ, जे और जय, इनको निकाल दिया जाए 9 वर्णों को, तो वो स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे, और उनके समेत ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। दूसरा ये, रे, ले, वे, ये 4 ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये इनका क्रम संस्कृत में अलग है। ये, रे, ले, वे का संस्कृत में क्रम है ये, ले, रे, वे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, से, स, ह, ये 4 ये उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ नोट लिखा हुआ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। दोस्तों देखिए, 33 तो ये वर्ण हो गए, और 11 स्वर 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए। तो इसके अनुसार हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 44 है। लेकिन कुल वर्ण हिंदी में 52 माने गए हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार, ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार और ऑथेंटिक लेखकों के अनुसार 52 माने गए। जैसे स्वर 11 है, व्यंजन 33 हो ही गए। इनके अलावा अयोगवा होते हैं 2, अंगे, एह, ये दोनों अयोगवा होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड़े और ड़े और ढ, ये अलग दोनों शब्द होते हैं। जैसे वो होता है, वो जैसे के वर्ग का पंचम वर्ण होता है, वो अंगे होता है,
उनको आप कभी भी ढ़े नहीं बोलें। ढ़े यही होता है, अंगे के साइड में बिंदी लगी होती है, इसके नीचे लगी होती है। दोस्तों आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय। श्रेय ये 4, ये सभी मिलकर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई। अक्षय, अक्षय है ना, इसलिए संयुक्त कहते हैं, ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे क्षय तो आधा के और पूरा सा। ठीक है, त्रय बना होता है आधा ते और पूरा रे। ज्ञ बना होता है आधा जे और पूरा य। और श्रेय बना होता है आधा से और पूरा रे। दोस्तों अगर आपको अगर 52 अगर आपका सही नहीं माना जाता है किसी भी बोर्ड के द्वारा, तो आप रिट लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। और उसके अगर आपको सबूत मांगे कि आपके पास क्या सबूत है, तो दोस्तों ये मैं 2 महत्वपूर्ण बातें लिखा रहा हूँ, इसके अनुसार आप रिट लगा सकते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 ही मानी गई है। देखिए दोस्तों, ये एक हिंदी निर्देशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 ही मानी गई है। अब देखिए दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। उच्चारण की अवधि के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर। उच्चारण की अवधि मतलब समय, अवधि माने यहाँ पे समय माना गया। उच्चारण की अवधि के आधार पर इनको 2 भागों में कर दिया, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर इन्हें 2 भागों में कर दिया, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर इन 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और चौथा भाग मुखाकृति के आधार पर इनको 4 भागों में और बांट दिया गया, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। 5वां नासिका के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक को हम सा अनुनासिक भी कह सकते हैं। दोस्तों अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। उच्चारण अवधि या समय के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, छोटी लघु ई, लघु ऊ और री। नोट, इन्हें ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे छोटा इसलिए ह्रस्व, मूल स्वर जैसे बाकी अन्य स्वर है जो इनसे बने हुए हैं इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा गया है। और एक मात्रिक यानी इनमें एक ही मात्रा का उच्चारण होता है। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। मतलब इन ऊपर वाले स्वरों से लघु ई से दुगुना, लघु ई, लघु ऊ, ए, री से दुगुना समय लगेगा, अर्थात 2 मात्रा का समय लगेगा। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सजाती हैं, आ, ई, उ, और ये विजाती हैं। इनके भी 2 भाग कर दिए गए। तो दोस्तों जैसे यहाँ विशेष लगा के नोट लगा के मैंने लिखा है, इन्हें दीर्घ स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी ये बड़े हो गए उनसे, क्योंकि 2 मात्राओं से बने होते हैं। संधि स्वर इनके हम टुकड़े कर सकते हैं, इन स्वरों के टुकड़े किए जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं। और द्विमात्रिक यानी इनमें 2 मात्राओं का उच्चारण होता है। जैसे मान लिया ए का ए या आ धन ई या दीर्घ ई से करते हैं तो ये ए हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार ऐ, इनका भी ए या आ धन ए या ऐ लिख दें तो ये ए बन जाता है। उसी प्रकार औ, इनका भी ये जैसे आप पढ़ सकते हैं ओ, ए या आ प्लस ऊ या दीर्घ ऊ, उनको अगर हम संधि करेंगे तो औ, ये ओ बन जाएगा। और औ, ए या आ धन ओ या औ, इनकी संधि करेंगे तो ये औ बन जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रकार है ओष्ठाकृति के आधार पर। इनको भी 2 भागों में बांटा गया, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण से होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। जैसे इनके उच्चारण से हमें देखना
जैसे बोला ऊ, तो ये गोल होठ हमारे गोल हो गए ना, उसी प्रकार इनके वृत्ताकार स्वर कहा गया है। अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं, मतलब ये गोल नहीं होते, फैल जाते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, री, ए, ऐ, इनमें हमारी देख लेना ये होठ इसमें वृत्ताकार नहीं होते, वृत्त की आकृति के समान नहीं बनते, इसलिए हमें इन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। तीसरा इसका वर्गीकरण में तीसरा आधार है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। इनको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। वे स्वर, अग्र स्वर इन्हें कहते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, री, ए, ऐ, इन स्वरों का उच्चारण करते हैं हम अगर, तो देखिए हमारा जीवा का अग्र मतलब आगे का भाग ही क्रियाशील रहेगा, आगे का भाग ही क्रिया करेगा। जैसे अगला पार्ट है इसका मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के मध्य का भाग क्रियाशील रहता है। अग्र ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ मध्य स्वर होगा, मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे मध्य का भाग एक ही स्वर है जिसे कहते हैं ए के अलावा और कोई स्वर नहीं है जो मध्य के भाग के उच्चारण से जीवा की क्रियाशीलता को दर्शाता है, इसे एक ही है। तीसरा हमारा पश्च स्वर, यानी जीवा के पश्च भाग का क्रियाशील होना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग अर्थात पिछला भाग क्रियाशील रहता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ, दीर्घ ओ, औ, जैसे इनका जैसे हम करते हैं तो ये जीवा के पश्च भाग से उच्चारित करते हैं। चौथा हमारा है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत और तीसरा विवृत और चौथा अर्ध विवृत। तो पहला देख लेते हैं हम अर्ध संवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री। दूसरा है अर्ध संवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में संवृत स्वरों की तुलना में मुख आधा बंद सा रहता है, अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। जैसे ए और औ। तीसरा हमारा है विवृत। विवृत का अर्थ ही होता है खुला रहना। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज़्यादा खुला रहता है, विवृत स्वर कहलाता है। जैसे आ। चौथा हमारा प्रकार है अर्ध विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुला रहता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, औ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रोत्साहन करने के लिए मेरा प्रोत्साहन करने के लिए आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनता जा रहा है हिंदी। आजकल हर परीक्षा के अंदर आपको हिंदी विषय ज़रूर मिलेगा, इसलिए हिंदी व्याकरण का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इनको ज़रूर अंत तक देखें और आप साथ के साथ ये नोट्स भी बनाते रहें। ये नहीं है कि आप खाली देख लिया वीडियो और छोड़ दिया, ये नोट्स आपको बाद में वापस रिवीजन करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर देना और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।